नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। देश में पहली बार एक आतंकवादी हमले में आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ सीधे तौर पर सामने बताया गया। पहली बार यह खुलासा हुआ कि भारत में हो रहे आतंकवादी हमलों के तार पाकिस्तान से कहीं आगे बढ़कर इराक और सीरिया तक पहुंच रहे हैं। पहली बार लखनऊ में आईएसआईएस के एक आतंकवादी को 11 घंटे के बाद एनकाउंटर में मार डाला गया, लेकिन एनकाउंटर के फौरन बाद इस पर राजनीति होने लगी। मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन धमाके के तार जोड़ते जोड़ते सुरक्षा एजेंसियां लखनऊ में आईएसआईएस के ठिकाने तक पहुंच गई, जहां आईएसआईएस आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर के बाद भारी मात्रा में विस्फोटक और आईएसआईएस से जुड़ी सामग्री भी मिल गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आतंकवादियों का संबंध आईएसआईएस से है, तो कांग्रेस ने शिवराज पर सवाल उठाया। कांग्रेस के नेता पीसी चाको ने आतंकियों का संबंध आईएसआईएस से जोड़ने को राजनीति से प्रेरित बता दिया। चाको ने इसके सबूत भी मांगे और बीजेपी पर सांप्रदायिक बंटवारे का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने भले आतंकियों और आईएसआईएस के संबंध पर सबूत मांगकर सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े किए, लेकिन जो आईएसआईएस आतंकी सैफुल्लाह एनकाउंटर में मारा गया, उसके पिता ने जता दिया कि उन्हें देश की सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बेटे के आईएसआईएस से ताल्लुकात के सबूत नहीं मांगे, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने देश से गद्दारी की है, इसलिए उसकी लाश नहीं लेंगे। कि ऐसा जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। ये इलेक्शन के ईव में ये जो प्रस्ताव आया है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक कम्युनल डिवाइड के लिए उन्होंने किया है। अदरवाइज लेट देम प्रोड्यूस द एविडेंस। We don't think that, it may be right, it may be wrong. But this kind of casual statement on a matter like this should not be issued by the Chief Minister or by the Prime Minister. इसीलिए हम सोच रहे हैं ये politically motivated statement है। तो सुना आपने कि आतंकी सैफुल्लाह के पिता ने दिखाया कि उनके लिए देश हित सबसे पहले। फिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि आतंकियों का आईएसआईएस से संबंध बताना राजनीति है? आज ताल ठोक के पूछेंगे कि देश में आतंकी हमलों में आईएसआईएस का नाम आ रहा है, तो कांग्रेस को परेशानी क्यों है, और क्या कांग्रेस का बगदादी कार्ड वोट के लिए है? नहीं लेंगे। क्या वजह मानते हैं? देखिए, ऐसा जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। बम विस्फोट स्थल से जो सामग्री बरामद हुई, उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आतंकी आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। उनसे पूछताछ अभी लगातार जारी है और उसी पूछताछ के आधार पर आईएसआईएस से उनके संबंध स्थापित होते हैं। ये इलेक्शन के ईव में ये जो प्रस्ताव आया है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक कम्युनल डिवाइड के लिए उन्होंने किया है। अदरवाइज लेट देम प्रोड्यूस द एविडेंस। We don't think that, it may be right, it may be wrong. But this kind of casual statement on a matter like this should not be issued by the Chief Minister or by the Prime Minister. इसीलिए हम सोच रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। देखिए, कांग्रेस पिछले 60 वर्षों तक यही कहती रही और इसीलिए इस देश की आतंकवाद की जड़ें यहाँ जमी है। जब वहाँ एटीएस, उत्तर प्रदेश की एटीएस, बाकी लोगों ने असला पकड़ा है, आईएसआई का झंडा पकड़ा, वो दिखा रहे हो आप लोग। दुर्भाग्य है कि इस देश की फोर्सेस का मोरल डाउन करना। इससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में, उत्तर प्रदेश की धरती आतंकवादियों के लिए फलने फूलने का सबसे बड़ा जगह हो गया है, नर्सरी बन गया है। इतने बेखबर, इतने भय रहित वो शासन के संरक्षण के बगैर हो नहीं सकता। आखिर दूसरे राज्य में क्यों नहीं ये फल फूल रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। The country has to be alert and all of us should be together, should be united to face the onslaught of the ISIS. इमरान और फैजल आपके बेटे हैं? जी जी जी। ये जो इनके ऊपर आरोप लगे, इसके विषय में आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल,
बगदादी बदनाम तो कांग्रेस क्यों परेशान? दूसरा सवाल, एनकाउंटर में हिंदू मुस्लिम क्यों करती है कांग्रेस? तीसरा सवाल, एनकाउंटर के बाद वोट के लिए बगदादी कार्ड? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, दुश्मनों के एनकाउंटर पर सबूत वाली सियासत क्यों? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लंबे समय से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अब्बास हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के लेबर वेलफेयर मिनिस्ट्री के सलाहकार भी हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस हैं, 2007 से 9 के बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मोस्ट हाईली डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर के तौर पर उनका नाम दर्ज है। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मोहम्मद अब्बास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की एटीएस ने कल औपचारिक तौर पर बाकायदे प्रेस रिलीज जारी की, उसमें आतंकवादियों के नाम लिखे, उनके काम बताए, कारण बताए जो ऑपरेशन चल रहा था, और यह भी कहा कि आईएसआईएस का यह खुरासन मॉड्यूल है। क्या आपको यूपी की पुलिस पर, एटीएस पर शक है? आप भी सबूत चाहते हैं? देखिए, आतंकवादी कोई भी हो, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी और पर्सन मोहम्मद अब्बास अपनी राय से कहता है कि आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए। लेकिन बहुत स्पष्ट तौर से जो सैफुल के मामले में आया कि इनके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से लिंक है। मध्य प्रदेश में ट्रेन का भी मामला सामने आया, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से 11 आतंकवादी पकड़े गए और एक पार्टी विशेष के पकड़े गए और जिन पार्टियों से रिश्ता था, लेकिन संदेह यहां होता है, बात यहां होती है कि उन 11 आईएसआई एजेंटों को ना तो आतंकवादी बताया जा रहा, और तमाम तरह के इल्जाम और तमाम तरह के सबूत उनमें मिले थे। सबको जोड़ के देखना चाहिए, धर्म के चश्मे से देखो तो सवाल उठेंगे। आतंकवाद की जितनी मजम्मत की जाए, जितनी सख्त कार्रवाई की जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी छूट है कि कोई भी आतंकवादी न कहीं पनाह ले सके, और बधाई दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने समय रहते कार्य करके उनके मंसूबों को फेल किया। लेकिन अब चूंकि तार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, ये वही मध्य प्रदेश है जिसकी हाईटेक जेल लकड़ी की चाबियों से खुल जाती है। मध्य प्रदेश में क्या गुल खिल रहा है? मोदी जी के राज्यों में एक ऐसा राम राज्य है कि आतंकवाद की नर्सरी बनने है। बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ता कैसे आतंकवादियों के ठिकाने बन रहे हैं? कैसे 11 आईएसआई एजेंटों से क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो पकड़े गए लोग हैं वो आतंकवादी हैं। धर्म के नाम पर आतंकवादी, जो आतंकवादी जो सर 1.5 मिनट का समय था, आवाज आपकी बंद हो गई, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो किया सही किया, आतंकवादी को मार दिया, उसके लिए पुलिस बधाई की पात्र है, पर इसके तार मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं जहां बीजेपी के लोग पकड़े गए हैं आईएसआई से कनेक्शन में, इसलिए वहां तक जाना चाहिए। आपका बड़ा जोर रहा इस बात पर कि धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। मुझे लगता है अब तक किसी ने देखा नहीं, और इससे बढ़िया उदाहरण इस देश में आज तक हुआ नहीं जहां एक पिता ने कह दिया हो कि मेरा बेटा देशद्रोही था, मैं उसकी लाश नहीं लूंगा। पर कांग्रेस पार्टी सबूत मांग रही है। आलोक जी, आईएसआई के 11 लोग निकले तो आपने सबूत नहीं मांगे थे कि सबूत लाओ, ये 11 आईएसआई के आदमी हैं। आज आप कह रहे हैं जब आतंकवादी मर गया कि सबूत लाओ। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस समय पर आईएसआई से कनेक्शन आए वो भी मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही दिए थे, और आज भी मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही तमाम जिस तरह की चीज़ें हैं वो उन्हीं के हवाले से आ रही हैं। अभी आपने शुरू में जब ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाया, जो हेडलाइंस दिखाई, उसमें कहा आपने गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं कि दोनों ही बॉम्ब ब्लास्ट जो हैं उनकी जांच एनआईए करेगी। एक तरफ एनआईए जांच करेगी, जांच अभी पूरी नहीं हुई। आप चुनाव चल रहा है, उसके बीच में आप आईएसआईएस की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आतंकवादियों को मार के गिराना चाहिए, उसका कोई न जाति है न धर्म है, लेकिन अगर आप पहले से ही एक सिंबल लगा देंगे तो उसके 3-4 कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर कहें कि साहब ये ऐसा ऐसा लिंक है, तब मज़ा आता है। पॉलिटिकल लोग स्टेटमेंट दें, उसका क्या मकसद हो सकता है? क्या जांच प्रभावित नहीं होगी? क्या जो लोग अभी तक ये कह रहे थे गृह मंत्री महोदय कि आईएसआईएस हमसे बहुत दूर है, क्या उनको अब देखना नहीं चाहिए अपने गृहमान में झांक कर कि आईएसआईएस हमारे यहाँ तक पहुँच चुका है? और अगर वहाँ पर जो झंडा मिला है, क्या वो वास्तव में आईएसआईएस
के एंगल से ही है, या कोई अलकायदा, आईएसआई, किसी ने और गुमराह करने के लिए, या हमारे नवयुवकों को आईएसआईएस से और ज्यादा जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए रखा गया है? मैं समझता हूं संवेदनशील विषय है। इसके ऊपर किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पॉलिटिकल लोगों को कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। अभी भी आपने 2 महीने पहले जब कानपुर में ट्रेन ब्लास्ट हुआ, कहा कि सब आतंकवादी घटना है। अभी तक कहीं। सर 1.5 मिनट पूरा हो गया। हालांकि मैं सवाल पूछना चाहता हूं विक्रम जी से और साथ साथ सुधांशु जी से, लेकिन उसके पहले जरूरी हो गया कि आपसे एक सवाल पूछा जाए। आपने कहा चुनाव था आज, तो क्या करती सर पुलिस? वहां खड़ी हो जाती घर के बाहर जाके और उससे कहती कि भैया कल तक फायरिंग मत करना, कल 5 बजे के बाद हम फ्री हैं, तब अपन लड़ेंगे, तब एनकाउंटर करेंगे तुम्हारा। रोहित जी आप टॉपिक को ट्विस्ट ना करें। सर मैं कोई ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं कि आपने जो बात कही मैंने वहीं से सवाल उठाया। आतंकवादी को कहीं आपने कहा चुनाव चल रहा था सर। आप सर सुन तो लीजिए ना आप सर बात को। अरे सर सुन तो लीजिए सर आप बात को, आप सुन ही नहीं रहे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आज ही अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए, एनआईए के लिए दिया गया है और एक तरफ स्टेटमेंट आ जाती है। इसका क्या मकसद है, क्या लेना देना है? आईएसआई से आपके यहाँ के जो आईएसआई के साथ जुड़े हुए बीजेपी के 11 कार्यकर्ता ने जांच रिपोर्ट मांगी है। पहली बात, आप सरकार चलाते रहे इस देश में, आलोक जी, क्या आपको इस देश में सिस्टम्स का पता नहीं है? गया है अभी अगर कहीं एनआईए ने अभी तक जांच नहीं की है उसमें। अगर सामने उनको दिख रहा है कि कोई 70 राउंड फायरिंग कर चुका है पुलिस के ऊपर, एनकाउंटर हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें क्या कहते हैं सर? पहले जांच कराते हैं फिर एनकाउंटर करने जाते हैं क्या? कहीं ना कहीं गंभीरता को कम करता है। जान को जो सुरक्षा एजेंसियों में काम करते हैं। सर आप बेकार के सवाल पूछ रहे हैं। क्या किसी ने ये कहा? बेकार के सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप बड़े शानदार जवाब दे रहे हैं। आपके लिए ताली बजाऊं मैं आज? क्या आप सबूत मांग रहे हैं आतंकी के एनकाउंटर पर? सर मैं कह रहा हूं, मैं समझ रहा हूं सर, प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाऊं, यूपी पुलिस की है। सबूत किसने मांगा? एमपी पुलिस पे तो चलिए आप यकीन नहीं करते, बताइए किसने मांगा? पुलिस के लिए तो आप वोट मांग रहे हैं, जिनकी सरकार है। यूपी पुलिस के लिए आप वोट मांग रहे हैं, जिसकी सरकार है। अब सुनिए क्या लिखा है यूपी पुलिस ने कल अपनी प्रेस रिलीज में। सुन लीजिए क्या लिखा है उन्होंने, सुनिए ना सर, पढ़ के आए उनकी प्रेस रिलीज क्या थी कल, उन्होंने क्या लिखा उसमें? आप पढ़ के आए हैं क्या लिखा उन्होंने? बिल्कुल उनसे बात भी करके आया हूं। तो उन्होंने क्या कहा? हमने अंधेरे में मार दिया, हमें नहीं पता था कौन है। भी आया हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत में नहीं आया था कि नहीं था, इस पर उन्होंने ये एविडेंस नहीं मांगा है कि वो आतंकवादी था कि नहीं था। और अगर कहीं पर है तो पढ़ के सुनाइए आप। सर आप क्या एविडेंस मांग रहे हैं ये बताइए ना। वो आतंकवादी था या नहीं उसके बाप को सबूत नहीं चाहिए, लेकिन आपको सबूत चाहिए। जब जांच चल आप करेंगे सुपुर्दे खाक उसे? जी सुनिए मेरी बात, सैफुल्लाह की लाश लेने से उसके पिता मना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लेगी लाश, करेगी सुपुर्दे खाक? न्यूज कर लेगा यार, आप छोड़ करेगी सुपुर्दे खाक? अरे सर, अरे बाप, अजीब बात करते हैं। कांग्रेस ने तो बहुत से आतंकवादियों को सुपुर्दे खाक में पहुंचाया है और भी पहुंचाएंगे हम। मेरा सवाल क्या है, आप कहां घुमा रहे हैं ये आपको भी पता है कि जो मेरा सवाल क्या है, आप कहां घुमाने की कोशिश कर रहे हैं आपको भी पता है। उनको बताइए ना सर, जिस आतंकवादी का बाप उसकी लाश लेने को तैयार नहीं है, आप लेंगे? क्या गलत है बताइए? आपकी पार्टी लेगी? आप सबूत मांग रहे हैं इस देश की एजेंसियों से? आपको ट्विस्ट मत कीजिए, पत्रकारिता के स्तर को इतना मत गिराइए। आलोक जी आप पत्रकारिता का स्तर उठाइए और मुझे यह बता दीजिए कि राजनीति का स्तर मैं कैसे उठा दूं, जब इस देश के राजनेता आतंकवादी के एनकाउंटर पे भी ये कह रहे कि अरे वोटिंग होने वाली थी कल को, आपने एनकाउंटर कर दिया। स्टेटमेंट में रोहित जी उनकी स्टेटमेंट में मुझे ये बताइए कि स्टेटमेंट में सवाल पूछ रहा हूं, आपने कहा वोटिंग थी, आपने बात ही शुरू से इससे की कि कल को वोटिंग थी। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी आपसे पूछ रहा हूं, बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या एजेंसियां इस देश की सामने आतंकवादी खड़े हो, फायरिंग कर रहे हो, तो उनसे कहें कि साहब कल वोटिंग है, रुक जाइए, अपन कल लड़ लेंगे? देखिए रोहित जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि किसी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, हम भी यही मानते हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आईएसआईएस का नाम लेने से संप्रदाय कैसे जुड़ गया? कौन है जो उस आईएसआईएस का संप्रदाय से कनेक्शन स्थापित कर रहा है, हम या आप? यही वो खतरनाक राजनीति है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय के ऊपर हर समय, एक बार नहीं, याद करिए याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में जाके ये कहना कि उसकी जुडिशियल किलिंग हुई, उसका समर्थन करना, अफजल के लिए कहना कि वो बेचारा था, इशरत जहां के लिए कहना कि वो बिहार की बेटी थी। अरे ये वो पार्टी है जिसके नेता ने कहा है ओसामा जी, जिनके नेता ने कहा है हाफिज साहब,
और सुरक्षा एजेंसियों पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। इनसे पूछिए इनकी अपनी सरकार के जमाने में, जिस जमाने में इनका डायरेक्टर सीबीआई कह रहा था कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं है, इनकी सरकार के डायरेक्टर आईबी आसिफ इब्राहिम कह रहे थे कि इशरत जहां आतंकवादी है। ये तो अपनी सरकार में भारत के इतिहास में पहली बार इन्होंने ऐसा काम किया। और एक बात और कहना चाहूंगा, यदि ये संप्रदाय से जोड़ना चाहते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आजाद भारत का पहला सैनिक सम्मान शहादत किसको मिली? कश्मीर की लड़ाई में 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान को। मैंने ब्रिगेडियर उस्मान के लिए किसी जलसे में नहीं देखा इन लोगों को, ना मैंने अशफाक उल्लाह खां के लिए देखा, ना वीर अब्दुल हमीद के लिए देखा। इसलिए इन लोगों की आदत है कि उन लोगों से ना जोड़कर हमेशा याकूब, अफजल और इशरत से जोड़ना चाहते हैं। हिमांशु जी 1.5 मिनट हो गया, मैं फिर आपके पास ही वापस आ रहा हूं। जो मध्य प्रदेश में लोग पकड़े गए थे, आईएसआई के एजेंट कहे गए, एजेंसियों ने पकड़े, उनमें आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कितने लोग थे? और उनके लिए क्या आप लोगों ने कभी ऐसे सवाल उठाए जैसे आज आप उठा रहे हैं? क्या आप लोग नहीं डिफेंड करते उनको? क्या आपने पर्दादारी नहीं की उस मामले में? रोहित जी, हम बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहते हैं, हम जब कहते हैं कि आतंकवादी का ना कोई मजहब है ना कोई इंक्लिनेशन है, तो वो कोई भी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो कभी हमसे जुड़ा रहा था या हमारा लिंक रहा था तो कोई नरमी होनी चाहिए। मगर समस्या यह है कि जो लोग ये कहते हैं मगर अपने एक्ट में हमेशा उसको एक रिलीजियस नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, यह बात हमारे लिए हमेशा नागवार गुजरती है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्यों कहते हैं कि आतंकवाद ऐसा? अरे आपके तो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जुलाई 2013 में हिंदू आतंकवाद शब्द प्रयोग कर दिया था, जिसके लिए हाफिज सईद ने उनको बधाई दी थी लाहौर से। तो आप कहते हैं इसको रिलीजियस चश्मे से, सांप्रदायिक चश्मे से आप देखते हैं, हम नहीं। विक्रम सिंह जी, जिस तरीके की बातें आज हो रही हैं, कल को कोई आतंकवादी किसी घर में घुस आया तो पुलिस वालों का, एटीएस के जवानों का मन करेगा उसको गोली मारने का? देखिए, एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं हतप्रभ हूं इस प्रकार की बातें सुन करके। क्या किस और सबूत की आपको जरूरत है? आईएसआईएस का नक्शा मिल रहा है, पिस्तौलें मिल रही हैं, 650 कारतूस और 75 एमटीज मिल रहे हैं। वहां के जो बम विस्फोट करने के बाद जो फोटो सीरी भेजी गई हैं उसके सबूत मिल रहे हैं, सिम कार्ड्स मिल रहे हैं, गोली चली है, और इसके बाद जो अकाट इलेक्ट्रॉनिक तथ्य मिले हैं, इसके बाद किस बात की सबूत है? क्या हम आतंकवादियों के वकील हैं? क्या हमारे सिपाहियों की असीम अरुण, दलजीत चौधरी, जवीद अहमद डीजीपी, हम इनके ईमानदारी पर और इनकी कर्तव्य निष्ठा के ऊपर प्रश्न न उठाएं? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत के माने हुए ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। और ये कह दें कि एनकाउंटर हम जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब करेंगे, इससे ज्यादा बेबुनियाद तो कोई तर्क हो ही नहीं सकता है। और सबूत देना कोर्ट के सामने है, और अगर कोई गलती कोई पुलिस वाले करते हैं तो कोर्ट भी उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, प्रशासनिक या क्रिमिनल एक्शन ले सकती है। राजनीतिक स्तर पर इस बात का प्रश्न करना कि आपने जो कार्रवाई की है वो इससे प्रेरित है सांप्रदायिकता से, उसका कोई औचित्य नहीं है। और अगर कोई इसमें गड़बड़ी है तो पूरा पुलिस का प्रशासन और शासन इसको देखने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए, दंडात्मक कार्रवाई के लिए समर्थ है। लेकिन चाहे बाटला हाउस हो, चाहे ये वाला प्रकरण हो, और शुरुआत से लेकर आखिर तक आपकी जो भी अनिवार्यता या मजबूरी हो कि आप एक पक्षी कार्रवाई करें, लेकिन एक तरफ सैफुल्लाह के वालिद साहब हैं जिनकी राष्ट्रभक्ति और उनका देश प्रेम एक नजीर कायम किया है, और एक हमारी क्या मजबूरी है कि आतंकवादियों के पीछे जाकर के और उनको महिमा मंडित करना और उनका पक्ष की बातें करना और पुलिस के मनोबल को नीचे गिराना, इसका कोई औचित्य नहीं है। और भारत के नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा, या तो वोट प्रेम हो या देश प्रेम हो। अगर वोट प्रेम हो तो कृपा करके अपनी राजनीति के स्तर को ऊंचा उठाएं, अन्यथा मैं समझता हूं कि सैफुल्लाह के वालिद से कुछ आपको सीखने का समय आ गया है। आलोक जी, क्या मजबूरी है? देखिए, दो स्टेटमेंट अभी डीजीपी साहब के आए, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। इन्होंने कहा कार्यवाही को सांप्रदायिकता से प्रेरित बताना किसी ने नहीं बताया। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर कहीं स्टेटमेंट हो किसी की तो जरूर चलाइएगा। दूसरी चीज इन्होंने कहा आतंकवादियों को महिमा मंडित करना। सैफुल्लाह को किसी ने महिमा मंडित किया हो तो मैं डीजीपी साहब के सामने सर झुका के माफी मांगूंगा, लेकिन इसको ट्विस्ट दिया जा रहा है। पीसी चाको साहब की स्टेटमेंट में एक दो लाइन आपने सुनी होंगी, इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग,
कि वो आईएसआईएस का है, आईएसआईएस का नहीं है, किसी दूसरे आतंकी संगठन ने उसको गुमराह करने के लिए वहां पर कोई चीज रखी है, लेकिन वो आतंकवादी है, उसको मारा गया, इस पर किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। दूसरी चीज, पीसी चाको ने कहा चुनाव के दौरान ये बातें आ रही हैं, राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव। पीसी चाको ने कहा ये काम उन्होंने सांप्रदायिक बंटवारे के लिए किया है, अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें सबूत देने चाहिए थे। भोपाल में संप्रदाय कहां से आया सर इसमें? आतंकवादी का जब धर्म नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता। सर सुन तो लीजिए सर आप सुनेंगे नहीं। सांप्रदायिक बंटवारा कैसे हुआ बताइए तो सर। आप बोल लीजिए सर। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने कहा मुझे बताइए पीसी चाको ने कहा तो मैंने पढ़ के सुना दिया। लोग सांप्रदायिक बंटवारे की बात से सर सांप्रदायिक बंटवारे की बात से मैं सहमत नहीं। आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं है, कोई जाति। सर आपने कहा पीसी चाको ने कहा मुझे बताइए, मैंने आपको बता दिया। अब आप कह रहे हैं मैं सहमत नहीं हूं। आप अपनी राय देने आए कि कांग्रेस पार्टी की? अरे सर उन्होंने लखनऊ का नाम लिया है। बहुत बढ़िया सर, वो इराक के बारे में बोल रहे थे, ये सीरिया के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। स्टेटमेंट ट्रेन एक्सीडेंट पे उन्होंने लखनऊ, अरे सर लखनऊ का नाम उन्होंने सर, जहां हर सवाल लखनऊ पे पूछा जा रहा है, जांच एजेंसी बैठी है। आलोक जी आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इस देश की जनता को या मुझे सर, या अपने आप को? सर मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूं किसी को बेवकूफ बनाने की मेरी ना कोशिश है ना हिम्मत है मेरी। आप लोग सब समझदार लोग हैं, लेकिन मुझे केवल यह बता दीजिए, डीजीपी साहब से भी मैं विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब जांच चल रही है, एनआईए जांच कर रही है, क्या पॉलिटिकल लोगों की बयानबाजी इस तरह से आना ठीक है क्या? कि वो तो आईएसआईएस से थे, वो तो उस संगठन से अरे भाई जांच हो जाने दीजिए, सबूत जुटा लेने दीजिए, हो सकता है कुछ और लोगों का नेटवर्क भी वहां। आलोक जी सबूत किसने मांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? चुनावी दौर में मांगे पहले बयानबाजी, टीवी मीडिया ने सबूत मांगे, ना जोड़ा जाए। टीवी मीडिया ने कहा सबूत दीजिए, किसी अखबार ने कहा कि सरकार सबूत नहीं दे रही है, हवाबाजी कर रही है, और किसी पार्टी ने कहा कि सरकार सबूत नहीं दे रही है। आपकी पार्टी ने कहा ना सबसे पहले कि सबूत लाएं। सर्जिकल स्ट्राइक में आपकी पार्टी ने कहा सबूत लाएं। सर क्यों सर जी ने क्या कहा है? सर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, एविडेंसेस हो, उसके बेस पे कहा जाए। सर बाटला हाउस में आपकी पार्टी के नेता कहते हैं फर्जी एनकाउंटर है। सर 2 महीने के बाद संसद में कह दिया हिंदू आतंकवाद होता है। दुनिया भर के आतंकवाद का रंग और धर्म आपको नहीं दिखता। हिंदू आतंकवाद आपने वहां तय कर दिया देश की संसद के अंदर। बाटला हाउस का एनकाउंटर आपने फर्जी बता दिया। इसके बाद आप सर्जिकल स्ट्राइक को ऐसे ही डिफेंड करते रहे, आपके नेता कुछ बयान देते रहे, टीवी पे आपको भेजा गया ये डिफेंड करने के लिए कि जाके कह दो ये उनकी निजी राय थी। आप इससे इनकार नहीं कर सकते आलोक जी। सर नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से कहता हूं, बाटला हाउस पे जो स्टेटमेंट गृह मंत्रालय की है वो प्रमाणिक है, उसके अलावा किसी ने भी दी है मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ना मेरी पार्टी रखती है। ऐसे ही लेकिन मेरा केवल सर्जिकल स्ट्राइक पर भी बड़ा संवेदनशील विषय, आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रमाणिक है। संजय निरुपम मजाक कर रहे थे। डीजीपी साहब ने कहा कि इस तरह के नहीं सर कार्यवाही सांप्रदायिकता से प्रेरित है, इस शब्द किसी ने नहीं कहा है। सर मैं फिर बता देता हूं पीसी चाको ने क्या कहा। पार्टी का है सर, पीसी चाको ने साफ साफ कहा सर कि ये उन्होंने सांप्रदायिक बंटवारे के लिए किया है, और इससे ज्यादा कैसे कहते सर बताइए ना। बहुत संवेदनशील विषय है ये। संवेदना तो आपको पीसी चाको को सिखानी चाहिए थी ना आलोक जी, जो आप दिखा रहे हैं यहां पर बैठ। नहीं, कार्यवाही सांप्रदायिकता से प्रेरित है ऐसा कहीं भाव नहीं। सर कार्यवाही नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आपने कहा ये सांप्रदायिक बंटवारे के लिए उन्होंने किया है। सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये जो आईएसआईएस का नाम लिया गया, जो एनकाउंटर हुआ, आपने शुरुआत की चुनाव है कल, आपने चुनाव का शब्द जहां लाया, आपने जता दिया उसमें कि आपकी मंशा क्या है। डीजीपी साहब को आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उन्हीं से आपकी बात करवा देता हूं। कहा गया है इट में आप सुनना चाहेंगे दोबारा पीसी चाको को? मैं फिर सुनवा दूंगा सर, टाइम जाया होगा, मैं फिर सुनवा दूंगा। चाको जी की स्टेटमेंट में दोबारा चलाइए उसमें। सर सुन लीजिए दोबारा। नहीं सर, पीसी चाको जी सुनिए ना सर, सुनिए। आप कहेंगे तो मैं 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना दूंगा दोबारा। नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन के ईव में ये जो प्रस्ताव आया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक कम्युनल डिवाइड के लिए उन्होंने किया है। अदरवाइज लेट देम प्रोड्यूस द एविडेंस। we don't think that it may be right, it may be wrong, but this kind of casual statement on a matter like this should not be issued by the chief minister or by the prime minister. इसीलिए हम सोच रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। अब बताइए विक्रम सिंह जी, बार बार वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। पीसी चाको का बयान भी मैंने सुनवा दिया। रोहित जी बोलिए सर। रोहित जी,
रोहित जी, चाको साहब बड़े वरिष्ठ नेता है, बड़े ही सम्मान के साथ मैं यही कहूंगा कि चाको साहब ने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग. If you are not aware of the facts, then you should perhaps wait till the police and the investigating agencies give you the proof. And the right platform is the court of law. And if you are faulting in introducing your evidence, you will be absolutely torn into smithers by the court of law. अब मेरा निवेदन ये है, कभी हम ये कहते हैं हमारे नौजवान, कभी हम कहते हैं कि अमुक राजनीतिक दल से संबंधित युवा और अमुक धर्म से संबंधित ये लोग, इसमें यह कहते हैं कि जो भी राष्ट्र विरोधी तत्वों गतिविधियों में शामिल होगा, युवा, वयस्क, अधेड़, किसी भी धर्म संप्रदाय से होगा, फौज में होगा, पुलिस में होगा, राजनीति में होगा, उसको रौंद दिया जाएगा। अपेक्षा इस बात की है, क्या पुलिस में भी लोग नहीं पकड़े गए हैं? क्या फौज में नहीं पकड़े गए हैं? तो क्या कहते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स जो है गद्दार है, पूरी फौज गद्दार है? ऐसा नहीं है। हर जगह अच्छे लोग भी हैं, ज्यादा संख्या अच्छे लोगों की है, और इक्का दुक्का अगर एक्सेप्शंस पे हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कीजिए। उसको हम जाति और धर्म और मजहब के चश्मे से अगर देखेंगे तो हम राष्ट्रहित की बात नहीं कर रहे हैं। और इलेक्शन तो होता ही है, इलेक्शन होगा ही, लेकिन जीरो टॉलरेंस अगर हमको एंटी नेशनल एक्टिविटीज में अगर हमने नहीं दिखाई तो हम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। मुझे बस केवल इतना ही विनम्र निवेदन करना है। रहमान अब्बास, ऐसे मुद्दों पे भी अब हम वोट बैंक देखेंगे पहले? देखिए, उत्तर प्रदेश या पहले अपने लोगों की जान देखेंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, बिल्कुल आतंकवाद पे सूचना मिलती कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिल्कुल तत्परता करते हुए पहले प्रथम दृष्टया ही अचूक कार्रवाई की और एक आतंकवादी मारा गया। उस आतंकवादी जो सीरीज मिली है, जो सामान मिला है, गृह मंत्री जी ने कहा वो एनआईए जांच करेगा। तो कहने का यह है कि बहुत ज्यादा वर्डिक्ट देना कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करेगा। और आज उस पर डिबेट चली, तमाम चैनल पर डिबेट चली, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न उठता है कि मध्य प्रदेश की जो आतंकवाद की नर्सरी बन रही है, जब वहां लोग पकड़े जाते हैं, एक पार्टी विशेष के पकड़े जाते हैं, तो छोटी सी खबर बन के उस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। एक कोई चीज होती है बिल्कुल गलत, आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन जब एक पार्टी विशेष, रहमान साहब एक बात बताइए, आतंकवाद के रहमान साहब एक बात बताइए, 700 कार्ट्रिज मिली वहां से, जिसमें से 600 650 कम से कम अनयूज थी, 70 राउंड गोली चल चुकी थी, 8 बंदूकें मिली वहां से, बम बनाने का सामान मिला। सर आप मुझे एक बात बता दीजिए रहमान साहब, आप एक तरफ अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं एमपी नर्सरी बन गई, एमपी नर्सरी बन गई। सर एमपी से तो लोग पकड़े गए हैं, लेकिन वो सारा सामान जो उसके घर पे कल मिला वो एमपी से लाके तो नहीं डाल दिया गया होगा रातों रात? कल वो भी कुछ कर ही रहा होगा वहां पे। सूचना दी है, सब सामान ये सब एमपी से आया हुआ है, सब ये तो करते ही उसको 2-3 महीने में उसे धर दबोचा हमने। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह का देश चल रहा है, वहां लकड़ी की चाबियों से हाईटेक जेल खुल जाती है। सर मैं एक काम करता हूं, आप लोग केवल कि लोग लकड़ी की चाबी, पहली बार हमें राजनेता केवल कि लकड़ी की चाबी से भी जेल के ताले। राजनेता केवल मजाक उड़ाना जानते हैं, ऐसी परिस्थिति में भूल जाते हैं उन लोगों को जो अपनी जान जोखिम में डाल के खड़े रहते हैं आतंकवादियों की गोलियों के सामने। सर सुनिए, दलजीत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सुनिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या बता रहे हैं, सुनिए, उसके बाद सवाल पूछेगा उनसे। एक घर पे दबिश दी गई, जहां पर एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ रेडिकलाइज्ड एक आईएस का एक यूथ वहां पे था। उसने जैसे ही पुलिस को देखा, उसने अपने आप को घर के अंदर बंद कर दिया और शहादत की बात करने लगा। काफी समय उसको दिया गया सरेंडर करने का, काफी लोगों से उससे बात करा के प्रयास किया गया, परंतु वो किसी बात को नहीं माना और लगातार उसने फायर किया पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा भी जो एक विधिवत, रिस्ट्रेंट और लिमिटेड जो एक टैक्टिक्स के अनुसार उसके ऊपर, उसके रूम में टीयर गैस शेल्स फेंके गए ताकि वो बाहर निकले, कमरे से बाहर निकल के आए, परंतु वो ऐसा नहीं किया और लगातार उसने फायर किए। इसी दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें उसकी मृत्यु हुई और जब पूरा मकान उसका खोल के देखा गया तो उसके अंदर से काफी लंबी तादाद में असलहे, कुल मिला के 8 पिस्टल्स, 600 से अधिक कार्ट्रिजेस, एमुनिशन, 62 फायर्ड
जो उन्होंने फायर किए थे, कारतूस के खोखे वो बरामद हुए। उसके साथ साथ बॉम्ब बनाने के उनके इंस्ट्रूमेंट्स, छर्रे, टाइमर्स, इसके अलावा वायर्स, टेप्स और अन्य चीज़ें जो बॉम्ब बनाने में काम आती हैं वो बरामद हुई। उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड तथा कैश बरामद हुआ। इसके साथ साथ 3 पासपोर्ट भी उनके पास से बरामद हुए। ये 4 लोग इस घर पे कुछ दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहे थे और लगातार आपस में मिलते थे, रहते थे और क्षेत्र की रैकी करते थे। इनके द्वारा कल ही यानी कि 7 तारीख को, जैसे कि आप जानते हैं, शाजापुर मध्य प्रदेश में भोपाल उज्जैन पैसेंजर में एक IED, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाकर वहां पर एक ब्लास्ट किया, जिसके कारण कुछ लोग वहां पे इंजर्ड हुए। ये एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब था जिसके कारण कुछ लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद से लगातार जो सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ और जो मुलजिम गिरफ्तार हुए, उसमें 3 व्यक्ति जो यहाँ रहते थे इनके साथ में वो वहाँ पर गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तार जो व्यक्ति हुए, जैसे कि आप सब नाम जानते हैं उनके, आतिफ मुजफ्फर, दानिश अख्तर एंड सैयद मीर, ये तीनों लोग वहाँ पे गिरफ्तार हुए। इन्हीं की पूछताछ में और जो अन्य सूचनाएं हमें प्राप्त हुई उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे दबिश दी गई, जैसे इटावा, औरैया, कानपुर नगर तथा लखनऊ। सभी जगह हमें सफलताएं प्राप्त हुई। सभी जगह जो अभियुक्त थे वो गिरफ्तार हुए, परंतु इस वाली घटना पर काफ़ी देर मुशक्कत के बाद पुलिस लेट रात्रि जो है इसको फ्लश आउट करने में सफल हुई और उसके बाद से जो सामान मिला, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं और अपना आचरण और कंडक्ट उसी तरह से वो करने लगते हैं। इसी की सोच के कारण, इसी इन्फ्लुएंस में इनके द्वारा ये सब कार्य करने का विचार किया गया और इसको धीरे धीरे इन लोगों ने कार्य करना शुरू किया। लगातार इन लोगों ने छोटी छोटी घटनाओं करने का प्रयास किया, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी में ये सफल नहीं हो पाए। अंतोगत्वा जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद से इनकी असली गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई और उसके बाद से पुलिस एक्टिवेट हुई और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बाद में जो गिरफ्तार अलग से लोग हुए हैं, उसमें फैजल खान, फकरे आलम, ये दोनों और गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा भी अभी और 2 व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि एटीएस जो हमारी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, इनके अपना थाना है इनका, और इनका पूरा ज्यूरिसडिक्शन, पूरी स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन आपके पास है और ये थाना लखनऊ में ही स्थापित है। यहाँ पर ही हमने सभी मुकदमे पंजीकृत किए हैं। ये मुठभेड़ का मुकदमा भी यही पंजीकृत हुआ है और जो बाकी के लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनके मुकदमे भी यहाँ पर पंजीकृत हो रहे हैं। अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें, जैसे मैंने बताया, 8 पिस्टल, 32 बोर के, 630 अदद कारतूस, 4 चाकू, विस्फोटक सामग्री, कंपास, क्लॉक टाइमर, ड्राई सेल्स, बैटरीज, कास्ट आयरन की पाइप्स, मोटरसाइकिल 1 अदद, मोबाइल फोन हमें मिले हैं 6,
तो सुना आपने दलजीत चौधरी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो बता रहे हैं कल के इस एनकाउंटर के बारे में। सब चीजें तफसील से बताई। अब तक जिन सवालों पे हम बहस कर रहे थे, मुझे लगता है आलोक जी आपको उसका जवाब मिल गया होगा, सिवाय उस आइडेंटिटी कार्ड के जो आईसिस इशू करता, उसके अलावा उन्होंने सब कुछ बता दिया जो जो मिल सकता है एक आतंकवादी के पास। और आइडेंटिटी कार्ड जो आप मांग रहे हैं वो क्यों नहीं मिलता, वो भी उन्होंने बता दिया। अब यकीन होता है आपको? देखिए, समझता हूं किसी ने आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगा है। रोहित जी, आप किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं? क्या मैंने आइडेंटिटी कार्ड मांगा है या किसी और ने मांगा? अभी भी उन्होंने कहा कि किस संगठन से वो जुड़े हुए हैं, इसका अभी तक कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने कहा लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होकर इस तरह के लोग आप जिस देश के निवासी हैं लगे, लेकिन वो देश आतंकवाद के ऐसे खतरे से जूझ रहा है कहा कि वो आतंकवादी नहीं है, जिसका दर्द किसी ने पूरी नहीं दुनिया कहा कि झेल उनको रही क्यों मारा है। गया। आप अगर आज भी डिनायल मोड में रहना चाहते हैं और इस देश के लोगों को बदलाना चाहते हैं तो आप करते रहिए। 3 साल में आतंकवाद बढ़ा करते रहिए है, सर, नहीं हुआ है। करते रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से करते रहिए। अगर आपको वोट इससे मिलता है सर, लीजिए। आपको वोट अगर इससे मिलता है तो बोल के लीजिए कि हमको तो ऐसे मिलेगा। मैं 5 शब्द पढ़ता हूं। आलोक जी, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लाइव सुनवा दी, उसके बाद भी आप कह रहे हैं मैंने आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगा था, पर मैं सबूत मांग रहा हूं। वो गोलियां आपको सबूत नहीं लगती, वो बम बनाने का सामान आपको सबूत नहीं लगता, वो नक्शे आपको सबूत नहीं लगते, वो सारी तैयारी आपको सबूत नहीं लगती। लेकिन आप अगर आइडेंटिटी कार्ड की बात करेंगे तो मुझे भी सबूत नहीं देता सर, क्या बयान पढ़ देता बात कर रहे हैं वो गलत है। अरे आलोक जी, किस कोर्ट ने कहा? उनको असीमानंद के साथ 3 लोग जो थे उनको कहा हाँ सर, सुन लीजिए ना, ये भी है। अब 7 इस पक्ष को भी देखिए। अब आप 7 पे आ गए सर, अभी तक आप उस पर केंद्रित रहते थे, अब आप 7 पे आ गए। अब सुन लीजिए सुधांशु जी का जवाब। बोलिए सुधांशु जी। किसी ने आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगा, लेकिन आपने पीसी चाको ने क्या मांगा था? आप समझा दीजिए देश को क्या मांगा था पीसी चाको ने। सबूत क्या चाहिए था उनको? बगदादी का स्टेटमेंट लाके देते आपको, जुड़े हुए हैं। बगदादी का इंटरव्यू चाहिए आपको, वो बताया कि हाँ हमारा खास आदमी था, इंडिया हेड था, मारा गया लखनऊ में रात को 3 बजे। रोहित जी, रात को 3 बजे एनकाउंटर समाप्त हुआ। पुलिस ने भी, एटीएस ने भी लगभग 20 घंटे लिए कि उसके ऊपर बयान दिया जाए। सर आप सो गए थे, हम जाग रहे थे। एटीएस ने, पुलिस ने, सारे जवानों ने रात को इंटरव्यू दे दिए थे। ये ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए दिखाई आपको। मुझसे तो पूछ लिया आप मिस कर गए होंगे सर, रात में भी उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए थे। अब बोलिए सुधांशु जी। सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस भी इतनी संवेदनशील है कि उन्होंने सारे सबूत, सारी चीजें होने के बाद अपना वक्तव्य दिया। सारी तस्वीरें सुबह से टीवी पर चल रही हैं। आलोक जी कहां है आप, कौन से जमाने में? बोलिए सुधांशु जी। आलोक जी को जो दुष्कर और कठिन कार्य सौंपा गया है वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इनकी पार्टी की फितरत ऐसी है कि उसे डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। अभी अभी एडीजी ने जो कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ रेडिकलाइज आईएसआईएस का एक्टिविस्ट। अब इसके बाद भी यदि आपको कुछ और प्रमाण की आवश्यकता है तो इसे मैं आपका पूर्वाग्रह और दुराग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता आलोक जी। और आपकी पार्टी तो वो है जिसमें आपकी अपनी सरकार में बटाला हाउस इनकाउंटर को आपकी सरकार और आपकी दिल्ली पुलिस कहती थी कि वो आतंकवादी थे, मगर आपकी अध्यक्षा की आंखों में 11 लोग अभी आईएसआई के एजेंट वहां पर बीजेपी की सरकार गए। लाहौर के सुधांशु जी डिस्टर्ब मत करिए भाई, आप बोल रहे थे तो मैं सुधांशु जी, बटाला हाउस में पहुंच जाएंगे। आलोक जी, 15 दिन आलोक जी, और उस समय दिग्विजय सिंह ने जाकर सुधांशु जी मुंबई में ये कहा, सुधांशु जी 1 मिनट के लिए, सुधांशु जी 1 मिनट गजब है भाई, प्लीज सुधांशु जी, बयानबाजी की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी 1 मिनट। और बयानबाजी इस देश की जनता ने बहुत देखी है सर। गृह मंत्री लगातार कहते रहे आईएसआईएस तो इस देश में हो ही नहीं सकता, इस देश का कोई आदमी आईएसआईएस का हिस्सा हो नहीं सकता। लखनऊ में आज आप खुद बता रहे हैं कि वो हेडक्वार्टर चला रहा था बैठ के, उसने इतना असलाह खड़ा कर लिया था सर। बिल्कुल, अब मैं इसका जवाब देता हूं। इसका मतलब हम फेल थे, हमें पता ही नहीं हमारे देश में क्या हो रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूं पूरी तरह से सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी नाकाम है, तथ्यपरक उसको छुपाने के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दो। भाई जवाब देने दीजिए। आलोक जी सुन लीजिए जवाब, बोलिए सुधांशु। देखिए, गृह मंत्री ने जो बोला था पूरी तरह तथ्यपरक संवेदनशीलता के साथ बोला था कि दुनिया के तमाम देशों में जितने भी यूथ आईएसआईएस के संपर्क में आए हैं, भारत में अभी तक आईएसआईएस का कोई भी प्रभाव प्रभावी ढंग से नहीं दिखा है। अब मैं कहना चाहता हूं, यदि यह कोई संकेत दिखता है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि आईएसआईएस को क्यों किसी संप्रदाय के साथ कनेक्ट किया जाए। हमें तो यह कहना चाहिए कि आतंकवादी है, जैसे दुनिया के हर देश में कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, यहीं पर क्यों सियासत की जा रही है।
हमें कहना चाहिए कि ISIS हमारे कनाडा भी है, कनाडा भूल गए। बरकरार नहीं पाएगा, मगर अफसोस है कि आप ये जवाब तो इसका उल्टा देने लगते हैं। और एक बार पहली बार की बात है, अरे हमेशा आतंकवादी को लेकर इसका मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल है। आप ये क्यों नहीं मानते? आतंकवादी थी या नहीं थी? इशरत जहां बिहार की बेटी कैसे हो गई ये बताइए। अरे क्या सहानुभूति है इसमें? आतंकवादी है, उसको मार के गिरा देना चाहिए, कोई सहानुभूति नहीं होता है। लेकिन मध्य प्रदेश अगर आप बिना के मुख्यमंत्री का बयान भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जनाजा वाली पार्टी को समर्थन करने क्यों जाते हैं? झगड़िए मत। जो याकूब मेनन, जिसमें कहा जाता है याकूब मेनन के कौन गया है उसका किस तरह की संबित जी एक बात करें तो समझ आती है। आप जैसा और उस झगड़िए के बारे में अब ये प्रूव हो गया है जनाजे के लिए उन्होंने झगड़िए मत प्लीज। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या बोले, सुनिए शिवराज सिंह चौहान। जो एक्सप्लोसिव मिला उसमें तो ISIS का उल्लेख, वी आर इन इंडिया, फिर उन्होंने जो पाइप बम रखा था अपने मोबाइल से उसका फोटो अपलोड करके उसको सीरिया तक भेजने का काम किया। तो इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो ISIS से जुड़े हुए थे, इरादे खतरनाक थे। उनमें से एक मैकेनिक था, इंटरनेट के जरिए उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी थी और फिर धीरे धीरे उसको कैसे इस्तेमाल करके आतंकी घटना को, वारदात को अंजाम देना है, ये सुनिश्चित किया था। सवाल ये कि एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आतंकवादी का बाप ये कहकर लाश लेने से इनकार कर देता है कि वो देशद्रोही था, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि सबूत लाइए। हमारे साथ आलोक शर्मा है कांग्रेस से, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं बीजेपी से, रहमान अब्बास हैं समाजवादी पार्टी से, और विक्रम सिंह है पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के। असीमानंद बरी हो जाते हैं, आज ही बरी हुए, अब से थोड़ी देर पहले, जिनके आधार पर कांग्रेस पार्टी ने संसद में कह दिया गृह मंत्री के हवाले से कि इस देश में भगवा आतंकवाद है। एक आतंकवादी एनकाउंटर में मार दिया जाता है और कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत मांग लेते हैं। आलोक जी, इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड आतंकवाद पर और कैसे एक्सपोज होगा? और फिर आप ये भी कह देते हैं कि इशरत जहां को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। सर रोज कौन सी कोर्ट ने दी सर? गांधीनगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, और एक बार नहीं 2 बार दी। मैं इशरत जहां को यहां डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं केवल यह बता रहा हूं कि कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी और ये कहा गया था कि वो टेररिस्ट नहीं थी। वो थी कि नहीं थी, मैं इसका जजमेंट नहीं कर सकता हूं, मैं जज नहीं हूं। दूसरी चीज, नहीं आलोक जी, आप गलत बोल रहे हैं। क्या टेररिस्ट था कि नहीं? वो सर कोर्ट ने कहा एनकाउंटर फर्जी था, आतंकवादी फर्जी थी या नहीं थी ये नहीं कहा कोर्ट ने। के बारे में कहा कोर्ट ने कहा एनकाउंटर फर्जी था, कोर्ट ने ये नहीं कहा आतंकवादी फर्जी था। सर अगर एनकाउंटर फर्जी था, सर एनकाउंटर फर्जी था तो मुझे दूसरा किसी कोर्ट ने ये कहा हो कि इशरत जहां, अरे सर इशरत जहां टेररिस्ट थी किसी कोर्ट ने प्रूव किया। तो आप फैक्ट तो गलत, आप फैक्ट को ट्विस्ट तो मत कीजिए ना आलोक जी। आप तो कह रहे हैं क्लीन चिट मिल गई इशरत जहां को, आज इशरत जहां पे बात, सर आपने तो कह दिया सर आज डबल स्टैंडर्ड पे बात हो रही है और ये डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज होता है फिर से जब आप टीवी डिबेट में बैठ के ये कह देते हैं नेशनल टीवी पर कि इशरत जहां को क्लीन चिट दे दी कोर्ट ने। कहा कि वो टेररिस्ट थी। सर इशरत जहां टेररिस्ट नहीं थी ये किसने कहा बताइए ना आपको, मुझे बता दीजिए कौन सी कोर्ट ने। सर इशरत जहां टेररिस्ट नहीं थी ये किसने कहा बताइए ना सर। कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी ने कहा इशरत जहां टेररिस्ट नहीं थी तो बता दीजिए सर। अरे सर छोड़ दीजिए ना सर। सर 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 एक जगह आप फंस गए तो दूसरी जगह निकल ली। सर मैं नहीं फंसा, आप एक्सपोज हो रहे हैं बार बार। असीमानंद आज ही बरी हो गए सर, आप भगवा आतंकवाद का झंडा लहराना चाहते थे देश में, आज ही बरी हो गए सर। कोर्ट ने तमाचा मार दिया, उसके बाद आज आप कह रहे हैं इशरत जहां को क्लीन चिट मिल गई सर, उसके बाद आप बात को घुमाते हैं। छोड़ दीजिए आप। अरे सर मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनी बात को कह रहा हूं। विक्रम सिंह जी, एनकाउंटर फर्जी था, इसका मतलब क्या यह है कि आतंकवादी फर्जी था जिसे मारा गया? एनकाउंटर पूरी तरह से फेक था। सर अगर अदालत ये कहती है विक्रम जी कि एनकाउंटर स्टेज था तो क्या इसका मतलब आतंकवादी भी नकली लाके खड़ी किए गए थे वहां पर कि आतंकवादी को न मारा जाए? आलोक जी आप लोग तो मरे आतंकवादी के लिए खड़े हो जाते हैं। किसने कहा मारा जा रहा था तो अलग चीज है। जिस तरह के सवाल फ्रेम कर रहे हैं सर प्लीज, मेरा काम है सवाल पूछना और मैं पूछूंगा, आपसे डरूंगा नहीं मैं आलोक जी। आप मुझे धमकियां देंगे तो मैं डरूंगा नहीं। पूछिए, जरूर पूछिए सर, मैं डरूंगा नहीं सर, जरूर पूछिए। विक्रम जी आप बोलिए पहले। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आप बोलिए सर। समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है सर क्या स्टेज हो रहा है। प्लीज प्लीज विक्रम जी को सुनिए। रोहित जी आ रहा हूं सर, रहमान साहब आपके पास ही आऊंगा विक्रम जी के बाद। विक्रम जी बोलिए। रोहित जी पुलिस बल प्रशिक्षित है,
सही इनकाउंटर करने के लिए, फर्जी इनकाउंटर करने के लिए नहीं। चाहे कोई भी हो, अगर उसको निष्क्रिय किया जाना है तो विधि सम्मत तरीके से, कानून के उसके अंदाज के ऊपर कि बल प्रयोग हम वही करते हैं कि हंगामाई गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के, गैर मुनासिब नहीं। और इसके बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बृहद दिशा निर्देश हैं कि अगर मुठभेड़ होती है तो उस पर पहले 302 भी कायम होगा, इसके ऊपर जांच होगी, इंक्वेस्ट होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उसकी सूचना जाएगी। लेकिन ये कोई भी पुलिस अधिकारी फर्जी मुठभेड़ करने के लिए नहीं है। अगर आपको कोई शंका है तो आप उसकी सीबीआई जांच करा सकते हैं, जो कि हुई। आप उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से पीआईएल डाल करके और एक एसआईटी का गठन करा सकते हैं। ये सब विकल्प आपके खुले हुए हैं, लेकिन ये सारे विकल्प तब खुलते हैं जब हम आरोप लगाते हैं कि किसी के ऊपर कोई राष्ट्र विरोधी तत्व है, तो पूरा सामर्थ्य, शक्ति और पूरी इच्छा शक्ति आ जाती है राष्ट्र विरोधी तत्व के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्र विरोधी तत्व को पकड़ के मार दीजिए, लेकिन हर ऐसे केस में जिसमें राष्ट्र विरोधी तत्व को निष्क्रिय किया जाता है, चाहे लखनऊ हो, चाहे बाटला हाउस हो, चाहे इशरत जहां हो, उसमें पता नहीं क्यों ऐसी राजनीतिक शक्तियां इकट्ठा हो जाती हैं और उसकी पैरोकारी और वकालत में इकट्ठा हो जाती हैं। एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा, प्रश्न उठाना चाहूंगा कि हम लोग भी कातिल नहीं हैं, लेकिन ये जरूर फर्क जानते हैं कि राष्ट्र विरोधी कौन है, राष्ट्र समर्थक कौन है। और राष्ट्र विरोधी तत्व जो है उसके विरुद्ध कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करना, आप हमारा सहयोग न कीजिए, लेकिन सही चीज में हमारा विरोध तो कम से कम न करिए। ठीक, रहमान साहब, लास्ट कमेंट, क्या आपको भी अपनी पुलिस पे अविश्वास होता है? ठीक है, एमपी कनेक्शन है, आप कह रहे हैं बार बार कि वहां तक जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है, लेकिन क्या अपनी पुलिस पे आप अविश्वास करेंगे? देखिए, अपनी पुलिस पे पूरा विश्वास है। अभी एडीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि उसके अभी किसी गठबंधन, किसी आतंकवादी संगठन सबूत नहीं मिला, उसकी जांच एनआईए कर रही है। दूसरा, गठबंधन नहीं होता सर, उन्होंने कहा तो सर सेल्फ रेडिकलाइज्ड होते हैं सर। वही तो मैं कह रहा था कि आइडेंटिटी कार्ड इश्यू नहीं होता सर, वो आपकी तरह टोपी लगा के नहीं आएगा ना सर, कि पार्टी का पता लग जाए टोपी देख के। आपके चैनल की स्क्रीन पर चल रहा है, उसे पढ़ के बोल रहा हूं। हाँ सर, चल रहा है, साथ साथ ये भी चल रहा है। अगली लाइन भी पढ़िए, अगली लाइन भी पढ़िए, सेल्फ रेडिकलाइज्ड। आपको तो मुझसे ज्यादा पढ़ा होना चाहिए इस मामले में। उसने किस समय पे कौन सी सेल्फ रेडिकलाइज्ड, उसके पास से आईएसआईएस का साहित्य मिला, उसके लैपटॉप में आईएसआईएस के इंटरनेट लिंक्स मिले, और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? मैंने सिर्फ इतनी बात बताई है कि एमपी पुलिस ने दी जानकारी, एमपी पुलिस ने सूचना दी, हमारी पुलिस ने कार्रवाई कर दी, एक्शन कर दिया। 10 होते 10 मार जाते, 11 की 11 जो आईएस एजेंट के बंदे। हाँ, एमपी पुलिस ने कह दिया आपकी पुलिस ने अंधों की तरह गोली चला दी जाके, है ना, बिना भरोसा किए उनपे कुछ भी कहेंगे ये लोग कराएंगे जाके। एमपी पुलिस के हार के शार्प शूटर हैं क्या आपके पुलिस वाले, जो गायत्री प्रजापति को नहीं ढूंढ पाते 20 दिन में, लेकिन आतंकवादी को मार देते हैं रातों रात जाके? रोहित जी यार इतना एग्रेसिव क्यों है? सर मुझे गुस्सा आता है आप लोगों की ऐसी बातों पे, जब आप डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं देश की सुरक्षा के मामले में भी। मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? क्या मुझे अपनी जान की सलामती का अधिकार नहीं है? आपने गुस्सा जिस वजह से मैं समझ रहा हूं, ना आप गुस्सा मत करो, गुस्से की वजह आपकी टीआरपी बढ़ रही है सर। आप टीआरपी के चक्कर में फंसे रहिए रहमान साहब, टीआरपी के चक्कर में मत पड़िए सर। टीआरपी हम लोग देख लेंगे अपने आप। अगर हम टीआरपी के लिए कर रहे होते ना सर, तो और बहुत सारी चीजें कर सकते थे जो नहीं करते। आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे, अभी शुरू हुए, समझिए इस चीज को। आप बात को घुमा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसके संबंध नहीं थे किसी के साथ, लेकिन सेल्फ रेडिकलाइजेशन क्या होता है इस पे आप गोल कर जा रहे हैं तुरंत। आपकी पट्टी चल रही है सर, पट्टी अगली भी चल रही है, उसके आगे भी पढ़िए। आप पट्टी पढ़िए। अब मैं जा रहा हूं मनीष के पास, वो आपको पट्टी पढ़ाएंगे। मनीष, पिछले 1 घंटे से आप मेरे साथ हैं, मैं आपसे सवाल नहीं ले पाया, माफी चाहता हूं। आप कल से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। सरकार ये इस देश की कहती रही कि हमारे यहां आईएसआईएस का कोई लिंक नहीं होता, और अचानक एक दिन हमारी देश की सरकार और पुलिस कहती है कि हमने आईएसआईएस का एक आतंकवादी मार गिराया। पहले की बात को सच माने या आपकी बात को सच माने? और आईएसआईएस आइडेंटिटी कार्ड देता है क्या, यह भी बता दीजिए इन लोगों को। देखिए, गृहमंत्री राजनाथ सिंह भले इसको लेकर के कई उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है, लेकिन अगर आप डेटा पे जाएं तो इससे पहले 52 आईएसआईएस के जो सस्पेक्ट्स हैं उसको एनआईए ने और अलग अलग पुलिस ने अरेस्ट किया है। संख्या बहुत ज़्यादा है।
दूसरी बड़ी बात कि जाहिर है कि आईएसआईएस कोई आईडी कार्ड नहीं देगा, क्योंकि वो एक इंटरनेट पर वो एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप तैयार करते हैं जिसमें वो मोटिवेट करते हैं, जिहादी बनाते हैं, बम बनाने के तरीके सिखाते हैं और ये कहते हैं कि जाकर के धमाके कर दो, किसी तरीके का हमला कर दो, जैसा हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कल हुआ था। तो जाहिर है कि अभी कोई ऑन रिकॉर्ड ये नहीं बोल सकता कि ये इनका एसोसिएशन इस लेवल का था, लेकिन जो मेरे एजेंसीज से बात हो रही है, जो हम इंटेलिजेंस एजेंसीज IB हैं, अलग अलग स्टेट की जो एजेंसीज हैं, उनका कहना है कि पिछले 1.5-2 महीने से इस ग्रुप पे नज़र रख रहे थे। उनको मालूम था कि वो धमाके करने वाले हैं, कोई बड़ी आतंकी साजिश करने वाले हैं, उनके खिलाफ और एविडेंस इकट्ठा करने की तैयारी हो रही थी, लेकिन ऐन वक्त पे इन्होंने मध्य प्रदेश में धमाके कर दिए और ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ा वो कोई बड़ी कार्रवाई कर दें, इसलिए फैसला लिया गया कि इनको तुरंत गिरफ्तार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, TRP ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, ये देश बहुत बड़ा है, इस देश के लोगों की जान की कीमत बहुत बड़ी है और इस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट बैंक के चक्कर में सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम, आतंकवाद से लड़ते टाइम कम से कम उन चीज़ों को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।